जितनी आबादी उतना हक आज के समय एक नया स्लोगन बन गया है। देश में आज लोग जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं। बात करते हैं कि जो संविधान में रिजर्वेशन का कैप है 50% का, उसको तोड़कर उससे ऊपर जाया जाए। और बात यहाँ भी नहीं रुकती, लोग चाहते हैं कि अब प्राइवेट सेक्टर में भी रिजर्वेशन आ जाए। अब भारत में रिजर्वेशन को लेकर ये जो खेल चल रहा है, उसका केवल और केवल यही कारण है कि यहाँ पर जो मेजोरिटी है वो हिंदू है और हिंदुओं में एक कास्ट सिस्टम पाया जाता है, जिसके अंतर्गत हिंदुओं में अलग अलग लोग अलग अलग जातियों में बटे हुए हैं। और अगर आप इतिहास में जाएंगे तो इनमें से कुछ जातियों ने कुछ जातियों पर शोषण किया है। और आज भी अगर आप समाज में देखेंगे तो किसी न किसी रूप में कहीं ना कहीं आपको ये शोषण दिखता हुआ मिल जाएगा। इसलिए जब भारत स्वतंत्र हुआ तो भारत के संविधान ने ये इंश्योर किया कि जो जातिगत शोषण हुए हैं उनके सामाजिक उत्थान के लिए उनको जातिगत रिजर्वेशन देना चाहिए। अब तो ये समस्या का सोल्यूशन हो गया, लेकिन हमें इस वीडियो में समझना है कि ये समस्या आई ही क्यों। क्योंकि हम देखें तो सनातन धर्म हमेशा से समभाव का मैसेज दिया है। हम वसुधैव कुटुंबकम की बात करते हैं। अपना घर तो छोड़िए, हम पूरे विश्व को अपना परिवार मान रहे हैं। हम भाईचारे की बात करते हैं और हम अपने ही धर्म में ढेर सारी जातियों में बढ़ चुके हैं, जिससे बहुत ढेर सारा भेदभाव बढ़ता है। और जब भेदभाव बढ़ता है, जब शोषण होता है, लोगों को बहुत सी चीजों से रोका जाता है, तब भारतीय संविधान को जातिगत रिजर्वेशन जैसी व्यवस्था बनानी पड़ती है। तो दोस्तों, आप सभी का हाइपर क्वेस्ट के एपिसोड नंबर 118 में स्वागत है। साथियों, आज के एपिसोड में हम जातियों के इतिहास के बारे में जानेंगे कि कैसे जो वर्ण व्यवस्था थी सनातन धर्म की, वो जातियों में परिवर्तित हो गई और कैसे इस जाति व्यवस्था ने समाज में लोगों का हाश किया है। और इसके साथ साथ आज की वर्तमान स्थिति में भी हम जाति व्यवस्था को देखेंगे और अभी जो रिसेंट में सुप्रीम कोर्ट का कोटा विद इन कोटा जजमेंट आया है, उस पर भी प्रकाश डालने का प्रयास करेंगे। तो साथियों, बिना किसी विलंब के आज के विश्लेषण को प्रारंभ करते हैं। अब साथियों, जब इस वीडियो में हम जाति व्यवस्था पर बात कर रहे हैं तो हमें सबसे पहले वर्ण व्यवस्था का इतिहास समझना पड़ेगा, क्योंकि हमें पता है कि जाति व्यवस्था कहीं ना कहीं वर्ण व्यवस्था से ही आई है। अब वर्ण व्यवस्था सनातन धर्म में क्यों आई? तो अगर आप वैदिक इतिहास को समझने जाएंगे तो वैदिक इतिहास में समाज को दो ढांचों में बांटा गया था। एक थी वर्ण व्यवस्था और दूसरी थी आश्रम व्यवस्था। इसीलिए आप जानते होंगे कि सनातन धर्म को वर्णाश्रम धर्म भी कहते हैं। अब वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, दो व्यवस्थाएं क्यों थी? वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था में अगर आप देखेंगे तो आश्रम व्यवस्था व्यक्तिगत व्यवस्था थी कि आप समाज में रहते हुए अपने लिए क्या करते हैं। जैसे अगर आप देखें तो आश्रम 4 होते हैं: ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। तो जब आप ब्रह्मचर्य में हैं तो आप अपने लिए अपने आप को शिक्षित कर रहे हैं। गृहस्थ में आप अपना वंश बढ़ा रहे हैं। उसके बाद वानप्रस्थ में जा रहे हैं तो आप समाज से अपने आप को दूर कर रहे हैं। जब आप संन्यास लेते हैं तो आप अपने आप को ईश्वर से जोड़ना चाहते हैं। तो व्यक्तिगत लाभ की चीज थी, तो ये व्यक्तिगत व्यवस्था थी जिसको हम आश्रम व्यवस्था कहते थे। फिर एक सामाजिक व्यवस्था थी जिसको हम वर्ण व्यवस्था कहते थे। यानी यहाँ पर आप समाज के लिए क्या कर रहे हैं। यदि आप ब्राह्मण हैं तो क्या समाज की बौद्धिक उन्नति आप करा रहे हैं? क्षत्रिय हैं तो क्या समाज की आप रक्षा कर रहे हैं, सुरक्षा बढ़ा रहे हैं? वैश्य हैं तो क्या समाज की आर्थिक स्थिति को इंप्रूव कर रहे हैं? और अगर शूद्र हैं तो क्या समाज के जो मौलिक कार्य हैं, क्या उनको आप संभाल पा रहे हैं? तो ये दोनों व्यवस्थाएं थी। यानी जो सनातन धर्म में समाज को देखा गया था, उसमें एक जंजीर की तरह देखा गया था। तो उसमें हर एक कड़ी के अपने कुछ काम है जो अपने को बनाए रखे हैं, लेकिन वो कड़ी समाज को भी, उस पूरी चेन को भी बनाए रखे है। यानी व्यक्तिगत स्तर पर भी आपको कार्य करने हैं अपने लिए और समाज के लिए भी कार्य करने हैं। इसलिए वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था, ये दो व्यवस्थाएं हमारे यहाँ सनातन धर्म में देखी गई। अब इसमें को एक व्यष्टि व्यवस्था कहते थे, एक समष्टि व्यवस्था कहते थे। व्यष्टि का मतलब हो गया जो व्यक्तिगत स्तर पर है, समष्टि का मतलब हो गया जो सामाजिक कम्युनिटी के स्तर पर है। तो सामाजिक व्यवस्था कौन सी हो गई? वर्ण व्यवस्था हो गई। और व्यक्तिगत व्यवस्था कौन सी हो गई? आश्रम व्यवस्था हो गई। तो मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा कि आश्रम व्यवस्था और वर्ण व्यवस्था क्या है। अब वर्ण व्यवस्था के विषय में और थोड़ी चर्चा करते हैं, इसके इतिहास को जानते हैं, जिससे जब हम जाति व्यवस्था को समझने जाएंगे तो हमें और भी चीजें अच्छी तरह से समझ में आएंगी। साथियों, जब हम वर्ण व्यवस्था की बात करते हैं तो कभी कभी हम जाति व्यवस्था जो देखते हैं उससे कंफ्यूज हो जाते हैं और इसीलिए वर्ण व्यवस्था की भी निंदा करने लगते हैं। जबकि कई हिस्टोरियंस ने वर्ण व्यवस्था की बहुत सराहना भी की है। एक हिस्टोरियन हुए ए डुबायस, उन्होंने बोला कि जब यूरोप बर्बर था, व्यक्तिगत जीवन जीता था आदिवासियों की तरह, तो जो भारत में जो वर्ण व्यवस्था थी, इसके कारण से भारत में विज्ञान, कला, साहित्य, सभ्यता हर तरह से चरमोन्नति पर बढ़ रही थी, आगे बढ़ रही थी। क्योंकि एक व्यवस्था थी, सबको अपने काम पता थे और सब फोकस्ड होकर काम करते थे। इसलिए एक सकारात्मक विकास हमें भारत की कला, विज्ञान आदि में दिखता है। अब आपको ये थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा कि कैसे वर्ण व्यवस्था सभ्यता का विकास कर सकती है। इसको हम आज के ही एग्जाम्पल से समझेंगे।
आज वर्तमान में अगर आप देखिए तो कॉर्पोरेट वर्ल्ड में अगर आप जाएंगे या फिर कंपनीज को देखेंगे या किसी सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन को देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको वर्ण व्यवस्था देखने को मिलेगी। ये बहुत प्राकृतिक होती है, इसको बनाने के लिए आपको अलग से कोई सिस्टम नहीं चाहिए, ये अपने आप बनती है सक्सेस के लिए। जैसे कॉर्पोरेट में आप जाएंगे तो R&D का सेक्शन अलग होता है, फाइनेंसेस कोई और टीम देख रही होती है, सिक्योरिटी और कोई संभाल रहा होता है, फिर जो क्लेरिकल वर्क है उसको कोई और देख रहा होता है। जब सब मिलकर अच्छा काम करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन ऊपर जाती है। अब R&D में जीनियस ही बैठते हैं जो इंजीनियर्स होते हैं, फाइनेंसेस में वो होते हैं जिनकी आर्थिक समझ अच्छी होती है, सिक्योरिटी में वो होते हैं जो आंतरिक और बाहरी जितने भी तरह के थ्रेट्स होते हैं उनको संभाल पाएँ, फिर जो क्लेरिकल्स होते हैं उनके जो रूटीन जॉब्स होते हैं, एग्जीक्यूशन होता है, वो देखते हैं। अब यहाँ पर आप देखिए व्यवस्था वर्ण व्यवस्था ही है, लेकिन इस पर कोई क्वेश्चन नहीं उठाएगा। यहाँ पर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया जाता है? ऐसा मैं नहीं कहूँगा कि यहाँ पर हम लोग बायस्ड हैं और कॉर्पोरेट वर्ल्ड की वर्ण व्यवस्था को नहीं देख रहे, लेकिन हम सनातन धर्म की वर्ण व्यवस्था को देख रहे हैं। यहाँ पर इसलिए क्वेश्चन नहीं उठाया जाता है क्योंकि यहाँ पर ऐसा नहीं है कि जो R&D में इंजीनियर है उसका बच्चा जो है वो इंजीनियर ही बनेगा, या जो क्लर्क का बच्चा है वो इंजीनियर नहीं बन सकता। तो ये व्यवस्थाएं आज हमें कॉर्पोरेट वर्ल्ड में नहीं दिखती हैं। यहाँ क्लर्क का भी बच्चा मेहनत करके इंजीनियर बन सकता है। तो ऐसी व्यवस्था सनातन धर्म में भी थी कि कर्मों के आधार पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र लोग होते थे। लेकिन धीरे धीरे जब हार्स हुआ, जब जन्मना जातियां आई, जब जन्मना वर्ण व्यवस्था आने लगी कि ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण ही बनेगा या क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय ही बनेगा, तब ये व्यवस्था चरमरा गई और उसके बाद ये जातिगत व्यवस्थाएं देखने को हमें मिलने लगी। अब इसमें एक प्रश्न ये भी उठता है, जैसे मैंने कॉर्पोरेट का एग्जांपल दिया, तो इसमें जरूरी नहीं है कि 4 ही फैक्शंस हों कि R&D है, फाइनेंस है, सिक्योरिटी है, उसके बाद क्लर्क्स हैं, और भी यहाँ पर डोमेन्स हो सकते हैं जहाँ पर अलग स्पेशलाइजेशन के लोग बैठते हैं। लेकिन सनातन धर्म में फिर 4 ही तरह के वर्ण क्यों हुए? तो यहाँ पर एक सीधा सा अगर आप रिसर्च करेंगे तो पता चलेगा कि चूंकि ये कर्म पर आधारित थे, इसका भी प्रमाण हम देखेंगे, लेकिन चूंकि कर्मों के आधारित होने पर जब शरीर को देखा गया तो शरीर से हमें मुख्यतः 4 तरह के कर्म दिखे। एक तो हम दिमाग से काम करते हैं, एक अपने हम हाथों से काम करते हैं, फिर हम गति करते हैं या फिर स्थिर रहते हैं। तो 4 तरह की हमें क्रियाएं दिखती हैं। दिमाग से हम काम करते हैं, बहुत सी चीज़ों में शोध करते हैं। बाजुओं से काम करते हैं हम, जैसे कि क्षत्रिय लड़ाई करते हैं या फिर रक्षा करते हैं। फिर हम गति करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह जाते हैं तो उसको व्यापार से लिया गया। और जब हम एक जगह स्थिर होकर समाज में और भी काम करते हैं तो उनको शूद्रों से लिया गया। इसका सर्वप्रथम प्रमाण हमें ऋग्वेद में मिलता है पुरुष सूक्त में। पुरुष सूक्त में आप जाएंगे तो पुरुष सूक्त में बताया गया है कि जो पुरुष है, जो एक कॉस्मिक कॉन्शियसनेस है, उसको पर्सोनिफाई किया गया और ये बताया गया कि उसका जो मुख है, जो सिर का पार्ट है, उससे ब्राह्मणों ने जन्म लिया। जो उसकी बाजुएं हैं उससे क्षत्रियों ने जन्म लिया। जो उसका उरु है, जंघा है, उससे वैश्यों ने जन्म लिया और पैरों से शूद्रों ने जन्म लिया। तो ये चूंकि 4 क्रियाएं थी कि हमारा दिमाग सिर में होता है, हम ताकत बाजुओं से लगाते हैं, हम एक स्थान से दूसरे स्थान अपनी जांघों के दम पर जाते हैं, कहीं हम स्थिर रहते हैं, बैलेंस रहते हैं तो हम अपने पैरों पर रहते हैं। तो इस प्रकार से इस व्यवस्था को वहां पर पुरुष सूक्त के माध्यम से बताया गया है। तो हमें इससे यह भी समझ में आता है कि 4 ही तरह के वर्ण क्यों थे, और ये भी पुरुष सूक्त को पढ़ने के बाद समझ में आता है कि ये जो वर्ण थे वो कर्म आधारित थे, ना कि जन्म आधारित थे। क्योंकि जब आप जाति में जाएंगे तो जाति का मतलब ही जन्म होता है और फिर वो जन्मना जाति होती हैं। वो कैसे वर्ण व्यवस्था से जन्मना जाति तक हम पहुंचे वो हम देखेंगे। लेकिन उसके पहले सबसे पहले ये क्लियर होना चाहिए कि जो वर्ण व्यवस्था थी वो पूर्णतया कर्म आधारित थी, गुण आधारित थी, ना कि जन्म आधारित थी। और इसका प्रमाण हमें रामायण और महाभारत दोनों जगह मिलता है, उपनिषदों में भी मिलता है। तो आइए कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। अब साथियों, जब आप वाल्मीकि रामायण में जाएंगे तो वहां पर अरण्य कांड में आपको 4 वर्णों की उत्पत्ति मनु से बताई गई है। लेकिन आगे जब जटायु जी श्री राम जी से बात करते हैं तो श्री राम जी को वो वेदों का ही प्रमाण देते हैं और बताते हैं कि जो पुरुष है उससे ही ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये वर्ण व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई हैं। तो यहाँ पर जटायु जी श्रुति में जो बताया गया है उसका प्रमाण श्री राम जी को देते हैं। तो वर्ण व्यवस्था का तो वहां पर विवरण है, साथ में ये भी विवरण है कि ये कर्मानुसार थी, जन्मानुसार नहीं थी। जैसे कि हम देखते हैं कि हमें विश्वामित्र जी का एग्जाम्पल मिलता है जो कि क्षत्रिय थे, लेकिन फिर वो अपने कर्मों को बदलकर ब्राह्मण बन गए थे। और वो ब्राह्मण कैसे बने थे? उन्होंने अपनी इंद्रियों को निर्मल किया था, तब किया था, इंद्रियों पर नियंत्रण किया था, तब वो ब्राह्मण बने थे। और ऐसा ही ब्राह्मणों के विषय में बताया गया है कि जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखे, जो ब्रह्म के कार्यों में लगे, वही ब्राह्मण है। ऐसे ही हमें नलकूबर का एग्जाम्पल मिलता है जो ब्राह्मण और क्षत्रिय दोनों थे, क्योंकि वो दोनों तरह के कार्यों को करते थे। धर्मानुष्ठान के लिए उन्हें ब्राह्मण कहा गया और अपने पराक्रम के लिए, अपनी शक्ति के लिए उन्हें क्षत्रिय कहा जाता था। तो यदि ये जन्म से व्यवस्था होती तो किसी के पास 2 वर्ण तो नहीं हो सकते थे। इसी के साथ रामायण में हमें जाबाली जी का वचन मिलता है जो श्री राम जी से बताते हैं कि जो आपका व्यवहार है वही डिसाइड करता है कि आप उत्तम या फिर निचले स्तर के वर्ण से हैं। ऐसे जब आप महाभारत में जाते हैं तो सबसे पहले वही श्रुति बताई गई है कि जो पुरुष से
पुरुष के अलग अलग अंगों से वर्णों की उत्पत्ति हुई है। उसके बाद ये जो व्यवस्था है वो कर्मानुसार है, ये भी बताया गया है। यदि आप महाभारत के शांति पर्व को पढ़ेंगे तो बहुत ही दार्शनिक परिभाषा आपको मिलेगी। वहां पर बताया गया है कि जब सृष्टि उत्पन्न हुई और प्रारंभ में नानात्व का भेद नहीं था, बहुत ज्यादा एक दूसरे में अंतर नहीं था, तो जो व्यवस्था थी वो ब्राह्मण ही थी, यानी पूर्णतया ब्राह्मण की व्यवस्था थी। और ब्राह्मण होते कौन है? जो अपनी इंद्रियों को नियंत्रित रखते हैं, दूसरों से भेदभाव नहीं करते हैं और एक एब्सोल्यूट एग्जिस्टेंस में बिलीव करते हैं। तो उन्होंने ये बोला कि जब सृष्टि उत्पन्न नहीं हुई थी तो ब्राह्मण के रूप में उत्पन्न हुई थी, लेकिन जैसे जैसे भाव आने लगे, जैसे जैसे गुण आने लगे, कर्म आने लगे, जिन लोगों में साहस का भाव आ गया, जिन लोगों में क्रोध आ गया, जिन लोगों में शक्ति प्रदर्शन आ गया, वो क्षत्रिय वर्ण में बदल गए। जो अपना जीवन यापन पशुपालन, कृषि आदि से करने लगे, धन में जिनका मन लगने लगा, वो वैश्य वर्ण में बदल गए। और जो मौलिक स्तर पर निचले स्तर के कामों को करके ज्यादा मेहनत न करके अपना जीवन यापन कर रहे थे, वो शूद्र वर्ण में बदल गए। तो अगर आप देखिए तो जो उत्पत्ति होती है वो ब्राह्मण व्यवस्था ही है, क्योंकि हमारे यहाँ दर्शनों में भी सृष्टि की उत्पत्ति के पहले जो भाव होता है, प्रमाता और प्रमेय का, ज्ञाता और ज्ञेय का, वो भाव नहीं रहता है। लेकिन जैसे जैसे भाव बढ़ते जाते हैं, जैसे जैसे नानात्व आता जाता है, अलग अलग धर्म बनते जाते हैं, तो फिर हमें अंतर दिखाई देने लगता है और इसीलिए फिर समाज में हमें अलग अलग तरह के व्यक्ति दिखाई पड़ते हैं और फिर उनको 4 तरह के मुख्यतः वर्णों में बांटा गया। इसके साथ साथ महाभारत में तो एक जगह स्वीकारा भी गया है कि जो ब्राह्मण का कर्म करे वही ब्राह्मण है और जो शूद्र का कर्म करे वही शूद्र है। तो ये जन्मना नहीं होता है, जन्म से आपकी वर्ण व्यवस्था नहीं डिसाइड होती है। जो जाति होती है ये जन्म से बन गई है। और जब मैं ये कहता हूँ कि जाति जन्म से होती है, तो वर्ण व्यवस्था भी कहीं ना कहीं बाद में जाकर जन्म से ही एसोसिएटेड हो गई थी। प्रारंभ में तो ये व्यवस्था जन्म से नहीं थी, लेकिन हमें बौद्ध ग्रंथों में आगे जाकर जब स्मृति काल प्रारंभ होता है तो हमें बौद्ध ग्रंथों में भी ये मिलता है कि जो वर्ण व्यवस्थाएं थी वो जन्म से मानी जाने लगी थी और काफी कठोर हो गई थी। तो साथियों, अब हम समझते हैं कि जातियां कैसे बनी और जातियों का इतिहास क्या रहा है। अब साथियों, हम समझने वाले हैं कि जातियों की उत्पत्ति हुई कैसे। जो जाति शब्द है, पहले इसके अर्थ को समझते हैं, क्योंकि जाति शब्द बहुत ही इंपॉर्टेंट शब्द रहा है। जब भी हम संस्कृत व्याकरण की बात करते हैं या भारतीय दर्शनों की बात करते हैं तो जाति शब्द का उल्लेख बहुत मिलता है। न्याय सूत्र के अनुसार तो जाति का मतलब होता है खंडन करना। जब आप बात विवाद हो रहा है और किसी बात का खंडन करते हैं तो उसको जाति कहा जाता है। ऐसी जो जाति शब्द है ये जन धातु से आई है। तो जन का अर्थ होता है उत्पन्न होना। तो जो चीज पैदा होती है उसको हम जाति कहते हैं। जैसे अगर आप देखिए, प्रजा शब्द भी ऐसे ही जाति से आया है। ऐसे ही अजायस शब्द है या फिर प्रजा शब्द है, वो भी उत्पत्ति से लिया जाता है। जो प्रजापति हैं उनको भी क्या कहा जाता है कि ये प्रजा को उत्पन्न करने वाले हैं, इसलिए प्रजापति हैं। कभी कभी हम देखते हैं कि जाति को एज अ वेसल भी लिया जाता है कि जिससे कोई चीज उत्पन्न हो रही हो। हम जाति को योनि से भी कंपेयर करते हैं। अगर आप योग दर्शन में जाएंगे तो जहां पर हम देश काल धर्म जाति की बात करते हैं तो वहां पर जाति योनि यानी आपकी स्पीसीज को कहा जाता है। तो जाति के अलग अलग अर्थ हैं। दर्शनों में जाएंगे तो अलग अलग अर्थ मिलेंगे। नाट्य शास्त्र में जाएंगे तो वहां पर मतंग को जाति कहा जाता है, क्योंकि उससे राग उत्पन्न होते हैं। तो जाति की बहुत ढेर सारी व्याख्याएं हैं, लेकिन मुख्यतः चूंकि जन धातु से आया है तो जाति मतलब उत्पन्न होना या जन्म होने से लिया जाता है। इसीलिए जाति की आपको ऐसी भी परिभाषाएं मिल जाएंगी जहां पर बताया जाता है कि जो एक ही वंश के उत्पन्न हुए लोग हैं वो भी, उनका समूह भी जाति कहलाता है। ऐसे अगर हम मॉडर्न डेफिनेशंस को देखें, जो मॉडर्न हिस्टोरियंस रहे हैं उन्होंने जाति की क्या परिभाषा की है, तो इसमें कूले सोशियोलॉजिस्ट हुए हैं। उन्होंने अपने सोशल ऑर्गेनाइजेशन, एक पुस्तक है, उसमें जाति की परिभाषा की है कि वो सभी चीज जो पूर्णतया वंशानुगत होती हैं, जो वंश के अनुसार चलती हैं, उनको जाति कहते हैं। ऐसे जो मजूमदार जी हैं उन्होंने कहा है कि जाति एक बंद व्यवस्था है, यानी एक क्लोज्ड क्लास है। तो यहाँ भी यही अर्थ निकलता है कि जो जन्म से संबंधित हो। तो जो अभी हमें स्वरूप दिखता है जाति का और जो हम कम्युनिटीज की बात करते हैं वो जन्मना ही है, वो जन्म से ही होती है। मेरे पिता चौरसिया थे तो मैं चौरसिया हूँ। तो इस प्रकार से ये जन्मना जातियां चलती आ रही हैं। तो जहां पर वर्ण कर्म आधारित थे, जातियां जन्म आधारित हैं। बाद में ये मिक्सड अप हो गई, बाद में इनके अंदर को समाज नहीं समझ पाया तो वर्ण धीरे धीरे जात में ही बदल गए और हम वर्णों को भी जातियों से संबोधित करने लगे। आइए समझते हैं कि वो क्या कारण रहे होंगे कि वर्ण जातियों में परिवर्तित होने लगे। साथियों, वेदों का शीर्ष कहे जाने वाले वेदांत यानी कि उपनिषद हमको सांसारिक भेदों से दूर ले जाते हैं और वो तो यहाँ तक ये उपदेश देते हैं कि आप अपने शरीर से भी लिप्त ना हो। तो हमारे जो हिंदू दर्शन है और उपनिषद है वो आज के समय में भी बहुत प्रोग्रेसिव है और आपको किसी भी प्रकार के डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठाकर आपके जीवन को ऊर्जावान बनाते हैं। और इसीलिए हम अपने शिक्षण ऐप पर भारतीय दर्शनों को और उपनिषदों को पढ़ाते हैं और साथ में आप संस्कृत भाषा के माध्यम से इस ज्ञान से जुड़ पाएं, इसलिए हम आपको संस्कृत भाषा भी सिखाते हैं। और अभी एक नया फीचर आया है कि अगर आप हमारे संस्कृत भाषा के कोर्स को लेते हैं तो आपको कोर्स मटेरियल और प्री रिकॉर्डेड सेशंस के साथ साथ आजीवन लाइव क्लासेस भी मिलेंगी। यानी आप प्रत्येक सप्ताह आचार्य जी से जुड़ पाएंगे और जितना मन करे जो भी प्रश्न हो आप उनसे डायरेक्ट 1-to-1 पूछ पाएंगे।
साथियों, हमारे शिक्षण प्लेटफॉर्म पर 70,000 से भी ज़्यादा विद्यार्थी एक साल में जुड़ चुके हैं और इस साल हमें अमेरिका में वैदिक ज्ञान के लिए भारत का सबसे अच्छा प्लेटफॉर्म चुना गया है। और आप लगातार हाइपरक्वेस्ट को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हमने आपके लिए कूपन कोड HYPER15 की भी व्यवस्था की है। अगर आप HYPER15 को यूज करेंगे तो आपको हर एक कोर्स पर 15% का एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो लिंक और डिटेल्स आपको नीचे कॉमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगी। एक बार अवश्य जुड़कर देखें, हमारा आपको पूरा सपोर्ट रहेगा। और अगर आपको और भी कोई जानकारी चाहिए, कोई समस्या आती है, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं। हमारी टीम आपकी पूरी सहायता करेगी। साथियों, अब आइए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो साथियों, जब हम रिसर्च करके कारणों को ढूंढने जाते हैं तो हमें 3 कारण मुख्यतः दिखते हैं कि वर्ण जातियों में कन्वर्ट हो गए, यानी एक ऐसी व्यवस्था जो कर्म आधारित थी वो जन्म आधारित व्यवस्था में बदल गई। इसका सबसे पहला कारण दिखता है जो बाहरी विदेशी मूल के लोग थे जो भारत में आए और यहाँ की व्यवस्था में मर्ज हुए, चाहे वो यूनानी हो, कुषाण हो, हूण हो। ये लोग जब भारत आए और यहाँ की व्यवस्था में सम्मिलित होने लगे, उनके राजा और उनकी व्यवस्था भारत की व्यवस्था में मिल गई और एक दूसरे के कल्चर मर्ज होने लगे, तो यहाँ पर ये डिफ्रेंशिएट करना मुश्किल होने लगा कि किस प्रकार से इन दोनों तरह के जो सिस्टम है उनको एक सिस्टम में बांधा जाए। भारत की जो वर्ण व्यवस्था थी और बाहर की जो व्यवस्थाएं थी उनको कैसे आगे बढ़ाना है। और चूंकि एक साथ रहने लगे और इनसे और भी बच्चे उत्पन्न होने लगे, तो उनके बच्चों से फिर ये अव्यवस्था उत्पन्न हुई और कहीं ना कहीं फिर ये जन्म से जुड़ने वाली एक व्यवस्था आगे आती है। तो एक कारण ये दिखता है। दूसरा कारण हमें दिखता है विवाह से संबंधित। इसमें ऐसा बोला जाता है कि बाद में चलकर जो वर्ण थे उनमें बहुत ढेर सारी फैमिलीज अपनी ही वर्ण में विवाह करने लगी थी। जैसे कि बायसेस हम देखते हैं कि अपना बच्चा जो है वो अपने वर्ण का रहे, ये जाति में परिवर्तित करता है, लेकिन अपने बच्चे की शादी भी अपने वर्ण के बच्चे से हो, ये भी जातियों को बढ़ावा देता है, क्योंकि फिर एक तरह के लोग की कम्युनिटीज बढ़ती जाएंगी। क्योंकि जब आप अपने बच्चे के लिए अपने ही वर्ण का बच्चा चुन रहे हैं, इसका मतलब है कि आप ये चाह रहे हैं कि आप अपने ही वर्ण को आगे बढ़ाते रहें, फिर आप कर्म आधारित वर्ण व्यवस्था को नहीं देखते हैं। तो जहाँ पहला कारण ये था कि विदेशी जो जनजातियाँ थी भारत में आकर यहाँ पर मर्ज होने लगी, जिससे इस व्यवस्था को आघात पहुँचा। वहीं दूसरी तरफ जब आप ये सोचते हैं कि हमारी जो शादियाँ हैं, जो विवाह है, हमारे ही वर्ण में होने लगी, तब ये व्यवस्थाएं कर्म से हटकर जन्म की तरफ बढ़ने लगती हैं। और इसमें तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, जो मुख्य कारण माना जाता है, वो है व्यवसाय, आपका व्यापार। यदि आप मछली पालन करते हैं, पशुपालन करते हैं या किसी एक सर्टेन तरह का कार्य करते हैं और आपका बच्चा भी धीरे धीरे आपसे सीखकर उसी कार्य को आगे बढ़ाता है, उसका बच्चा भी उसी कार्य को आगे बढ़ाता है, उसका बच्चा भी उसी कार्य को आगे बढ़ाता है, तो कर्म तो आगे बढ़ रहा है, लेकिन चूंकि इस कर्म के साथ जन्म भी जुड़ता जा रहा है, तो एक समय जाकर क्या होता है कि जब कर्म आगे नहीं बढ़ पाता है, जन्म तो बढ़ ही रहा है, तो जब जन्म ही बढ़ रहा है तो जन्म से जो वर्ण था वो जातियों में बदल गया। कर्म से शुरू हुआ था, कर्म आगे बढ़ता गया, लेकिन कर्म क्षीण होता गया, लेकिन जन्म तो होता ही चला गया। इसलिए फिर कर्म क्या हो गया, कर्म बैकफुट पर चला गया और जन्म जो है वो आगे आ गया और जन्म से फिर चीज़ों को कराया जाने लगा। अब बच्चा आपका अच्छा हो या ना हो, लेकिन चूंकि आप वो काम कर रहे थे, आपका बच्चा भी करेगा, इसलिए फिर ये जन्म आधारित व्यवस्था आगे बढ़ गई और व्यवसायों ने बहुत बड़ा रोल निभाया है। ये छोटी छोटी जैसे लोहार हो गए, सुनार हो गए, पान बेचने वाले हो गए, अलग अलग तरह के मछली पालन करने वाले हो गए, ये फिर अलग अलग तरह की छोटी छोटी जातियां बनने लगी, जिनमें ये जन्म आधारित व्यवस्थाएं उत्पन्न हुई। जब ये जन्म आधारित व्यवस्थाएं आगे आई तो जातियों की उत्पत्ति शुरू हो गई। जाने माने हिस्टोरियन है जिनको भारत रत्न भी मिला है, PV कानेजी, वो भी ये बताते हैं कि जातियों का जो मुख्य कारण है वो व्यवसाय ही रहा है। क्योंकि हम देखते हैं हमारे ऋग्वेद में बहुत ढेर सारे छोटे मोटे व्यवसायों का वर्णन मिलता है, भले वहाँ जातियों का वर्णन न मिलता हो, लेकिन व्यवसायों का वर्णन मिलता है। और उनका ये मानना है कि ये जो छोटे छोटे व्यवसाय थे, इन्होंने ही जो मोनोपोली अपनी बनाई, अपनी जातियों में ही उन व्यवसायों को रखा, उससे फिर जातियों का जन्म आगे बढ़ा। तो एक व्यवसाय मुख्य कारण हो गया। फिर सेम व्यवसाय होने के कारण सेम व्यवसाय में ही विवाह करना, जिससे कि आपका जो बिजनेस है और ग्रो करे, इस वजह से जातियां और जन्म लेती हैं। इसमें एक हिस्टोरियन और हुए, NK दत्त जी, वो ये बताते हैं कि मनु के पहले इंटरकास्ट मैरिजेस हुआ करती थी, लेकिन मनु के आने के बाद जब समाज को नियमों में बांधा गया तो इंटरकास्ट मैरिजेस और घट गई। और चूंकि व्यवसाय भी आगे बढ़ रहे थे, तो व्यवसायियों ने सोचा कि हम अपने ही ग्रुप्स में शादी विवाह आदि करेंगे, जिससे हमारा व्यवसाय भी फले फूलेगा और उनकी कम्युनिटी भी मजबूत होगी। ऐसे जब धीरे धीरे इस तरह की बातें समाज में आने लगी तो जातियों का जन्म हुआ। इसका उल्लेख हमें मेगास्थनीज की पुस्तक इंडिका में भी मिलता है। मेगास्थनीज वहां बताते हैं कि भारतवर्ष में लोग रक्त की शुद्धता पर बहुत ज्यादा बल देने लगे थे, यानी कि जो अपनी वंशावली चल रही है उसी वंशावली में हमें रहना है, उसी वंशावली में हमें व्यवसाय को अपने आगे बढ़ाना है, उसी वंशावली में हमें विवाह करने हैं। इस तरह के उन्होंने बहुत ढेर सारे ग्रुप्स को देखा था, लेकिन उसमें भी उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि जो दार्शनिक स्तर के लोग होते थे, जो सन्यासी स्तर के लोग होते थे, उनको ये छूट दी जाती थी। यानी जो दार्शनिक होते थे उनको उनके सद्गुणों के आधार पर इससे छूट थी। बाकी लेकिन जो सोसाइटी में ग्रुप्स थे वो अपने आप में ही शादी करते थे, अपने जातियों या वर्णों के बाहर शादी नहीं करते थे।
और साथियों जैसा कि हमने बात की कि वेदों में भी छोटे छोटे व्यवसाय बताए गए हैं। जैसे ऋग्वेद में आप जाएंगे तो वहाँ पर आपको लोहार के बारे में, नाई के बारे में, वैद्य के बारे में बताया गया है। अथर्ववेद में जाएंगे तो आपको सूत, करमार और रथकर जैसे व्यवसायों के बारे में बताया गया है। तो ये छोटे छोटे व्यवसाय थे जो आगे चलकर जातियों में बदलते हैं। अब इसके साथ साथ जो व्यवस्था थी, स्ट्रिक्ट व्यवस्था थी 4 वर्णों की, उसमें बहुत ढेर सारा वेरिएशन तो हम देख ही रहे हैं, लेकिन कर्मों के आधार पर भी वेरिएशन होता है। ये वेरिएशन ऐसा होता है कि इससे नई व्यवस्थाओं का जन्म होता है। जैसे अभी हमने रथकर का एग्जाम्पल लिया, तो अगर आप तैत्रीय ब्राह्मण में जाएंगे तो वहां पर रथकर को कोई वर्ण असाइन ही नहीं किया गया है, वो एक नई जाति की तरह देखा गया है। ना उनको ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य माना गया और ना ही शूद्र बोला गया है, उनको एक अलग जाति मानी गई है। उनको ऐसा माना गया है कि ये 3 वर्णों से तो अलग है और ये शूद्र भी नहीं है, क्योंकि ये अग्नि का स्थापन कर सकते हैं, यानी ये अलग होते हुए भी यज्ञ आदि करा सकते हैं। तो इनको एक नई जाति की तरह देखा गया। तो ऐसे भी कर्मों के आधार पर, जैसे अभी तक कर्म निश्चित थे कि बौद्धिक स्तर की उन्नति जो करेगा, जो ब्रह्म में लगेगा ब्राह्मण रहेगा, जो समाज की सुरक्षा करेगा वो क्षत्रिय रहेगा। उसके बाद अलग अलग कर्म निश्चित थे अलग अलग धार्मिक ग्रंथों में, लेकिन बाद में कुछ ऐसे भी कर्म आए जो अलग अलग तरह के कर्मों के कॉम्बिनेशंस थे, उनको फिर इस वर्ण व्यवस्था में नहीं रखा जा सका, इसलिए नई नई जातियों का जन्म इस कारण से भी होने लगा। ऐसे आप ऐत्रेय ब्राह्मण में विश्वामित्र जी की कथा सुन सकते हैं, जहां पर वो अपने पुत्रों को निचली जाति से संबंधित होने का श्राप दे देते हैं, जिसमें आंध्र, पुंड्र और शक नाम की निम्न जातियां हमें देखने को मिलती हैं। अब इन जातियों पर जब आप रिसर्च करेंगे तो ऐसा पता चलता है ये सब क्षत्रिय ही थे, लेकिन चूंकि ये अपने कर्मों को छोड़ चुके थे और क्षत्रियों के वैदिक कर्मों को नहीं करते थे, इसलिए इनको अलग जातियां बना दी गई थी और इनको शूद्रों के पड़ाव पर रख दिया गया था। और यहाँ तक आते आते वर्ण और जाति लगभग एक जैसे साउंड होने लगे थे। वर्ण जो कर्म आधारित था, जो जाति में बदला है, उसमें हमने देखा मुख्य कारण व्यवसाय। उसके बाद हमने देखा जो कर्मों से डेविएशन था, जो फिक्स्ड कर्म, वैदिक कर्मों से जो डेविएशन हुआ, उससे नई नई जातियां बनी। इसके बाद एक बड़ा कारण हमें दिखता है असवर्ण माता पिता का संबंध बनाना। तो जब ये कर्म आधारित डेविएशन आने लगा कि जो आपका लिखित कर्म है वो नहीं कर रहे हैं, कुछ दूसरे तरह के कर्म कर रहे हैं, तो इससे असवर्ण जातियां उत्पन्न हुई जिनका वर्णों से कोई लेना देना नहीं था। फिर जो असवर्ण जातियां थी उनके माता पिता में आपस में जो संबंध बने, जो बच्चे बने, उनसे फिर और जातियां आगे बढ़ती गईं। इनमें भी 2 तरह की बातें बताई गई हैं, एक अनुलोम और एक प्रतिलोम। जब पिता उच्च जाति का और माता निचली जाति की हो तो उसे अनुलोम कहते हैं। जब पिता निचली जाति का और माता उच्च जाति की हो तो उसे प्रतिलोम कहा जाता है। अब एक ही जाति में ऐसा होता है तो सजातीय पुत्र और पुत्री होते हैं। जब ये 2 अलग जातियों में ऐसा हो जाता है तो विजातीय पुत्र और पुत्री बनते हैं। फिर ये विजातीय पुत्र और पुत्री विजातीय पुत्र पुत्री से संबंध बनाते हैं, तो फिर ये और जातियां उत्पन्न होती हैं। तो ऐसे ऐसे धीरे धीरे इन कारणों से वर्ण व्यवस्था जो है पूरी तरह से जाति व्यवस्था में बदल गई। जो कर्म पर आधारित एक व्यवस्था थी उसमें इस तरह से डेविएशन आते गए, इस तरह से अव्यवस्थाएं उत्पन्न हुई और फिर जन्मना जातियों की जो व्यवस्था है आज हमारे सामने है। इनफैक्ट अगर आप अर्थशास्त्र पढ़ेंगे कौटिल्य जी का, तो वहां पर भी 18 तरह के छोटे छोटे व्यवसाय बताए गए हैं जो कि एक अपना ग्रुप्स बना लिए थे। और ये प्रथाएं इतनी प्रबल हो गई थी कि अपने गांवों के नाम तक अपने व्यवसाय के नाम पर रखते थे। तो कहीं ना कहीं ये उनके बैक ऑफ द हेड ये बात स्ट्रांग हो गई थी कि जो अपना व्यवसाय है वही अपनी जाति है और उसी में हमें शादी विवाह करना है और उसी में अपने बच्चों को आगे बढ़ाना है। ये हमें कौटिल्य जी के अर्थशास्त्र में भी देखने को मिलता है। तो ये प्रथा तब से चली आ रही है और अभी जब इंडिपेंडेंस के बाद जब भारत फिर से स्वतंत्र हुआ तब यहाँ पर संविधान ने जो भी शोषित और वंचित जातियां हैं उनके सामाजिक उत्थान के लिए जातिगत रिजर्वेशन को इम्प्लीमेंट किया। तो साथियों, वर्ण से जाति व्यवस्था तो बन गई, वर्ण व्यवस्था भी ठीक व्यवस्था थी, जाति व्यवस्था भी बन गई, चलिए बन गई एक व्यवस्था आगे। लेकिन वो व्यवस्था फिर कुप्रथा कैसे बन गई और कैसे लोगों का शोषण होने लगा, और इतना शोषण हुआ कि उसके बाद जब भारत फिर से स्वतंत्र हुआ तो फिर संविधान को जातिगत रिजर्वेशन इंप्लीमेंट करना पड़ा, जिससे जो शोषित और वंचित लोग हैं उनका सामाजिक उत्थान किया जा सके। ये सब जो हुआ, आइए इसको बहुत बारीकी से समझते हैं। इसके साथ मेरी टीम के एक्सपर्ट सजल साहे जुड़ रहे हैं जो आपको इस जर्नी पर ले जाएंगे। साथियों, ये जाति व्यवस्था जैसे जैसे और विकसित होती गई वैसे वैसे उसने समाज को और विकृत कर दिया। जाति व्यवस्था में भेदभाव ज़्यादा बढ़ने लगा। जो निचली जातियाँ थीं उनके साथ काफ़ी अत्याचार होने लगा। उनको मंदिरों में नहीं जाने दिया जाता था, उनके लिए अलग रास्ते बनवाए जाते थे। और कुछ तो ऐसी भी घटनाएं हमें सुनने को मिलती हैं कि जो निचली जातियों के लोग थे वो जब चलते थे तो अपने पीछे एक झाड़ू बांध कर चलते थे, ताकि जहाँ भी उनके कदम पड़े वो साफ होते चले जाएं, ताकि बाद में जब कोई सवर्ण व्यक्ति या फिर ऊंची जाति का व्यक्ति अगर उस रास्ते से चले तो वो अपवित्र ना हो जाए। ये काफी हृदय विदारक घटना है। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि कभी भी इस जाति व्यवस्था के विरुद्ध किसी ने कोई आवाज नहीं उठाई। कबीर दास, संत रैदास, गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती जी, इन सभी ने इस जाति व्यवस्था के खिलाफ खूब आवाजें उठाई हैं।
लेकिन जो नाम सबसे ज्यादा स्वर्णिम अक्षरों में हम देखते हैं वह है भीमराव अंबेडकर जी की। उन्होंने ही हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में इन निचली जातियों को 2 ग्रुप्स SC और ST में जोड़ा और उन्होंने गवर्नमेंट सर्विसेज में इन ग्रुप्स के लिए रिजर्वेशन का भी प्रावधान लाया। पर साथियों, ऐसा नहीं है कि भीमराव अंबेडकर जी ने ही रिजर्वेशन को इंडिया में इंट्रोड्यूस किया था। इसके पहले भी कई लोगों ने रिजर्वेशन को भारत में ऑलरेडी इम्प्लीमेंट कर दिया था। जो आरक्षण की नीति है, इसको 1882 में विलियम हंटर और ज्योतिबा फुले ने विकसित किया था। इसके पीछे का मूल आधार था जातिगत भेदभाव और छुआछूत की भावना जो भारतीय समाज में फैली हुई थी। इसको बेसिस बना के उन्होंने इस कॉन्सेप्ट को उजागर किया था। फिर हम सन 1902 में देखते हैं कि कोल्हापुर रियासत के महाराज शाहू ने एजुकेशन में नॉन ब्राह्मण पिछले वर्गों को रिजर्वेशन दिया है। फिर सन 1921 में हम देखते हैं कि मैसूर में 1 दशक लंबे आंदोलन के बाद वहां पे भी पिछली जातियों को कई जगहों पे रिजर्वेशन दिया गया। लेकिन आज जो हम भारत में आरक्षण की प्रणाली है जिसको हम आज प्रैक्टिस करते हैं, वो सन 1933 में ब्रिटिश प्रधानमंत्री रामजे मैकडोनाल्ड ने एक कम्युनल अवार्ड के तौर पे दिया था। और उसी साल हम देखते हैं कि महात्मा गांधी और भीमराव अंबेडकर के बीच एक पूना पैक्ट साइन हुआ था, जहां पे हिंदू इलेक्टोरल्स में SC और ST को रिजर्वेशंस दी गई थी। अब ये हिंदू इलेक्टोरल्स क्या है और कम्युनल अवार्ड क्या था, इसके बारे में हम किसी और वीडियो में चर्चा करेंगे। अभी आप इतना जान लीजिए कि 1933 में ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा भी पिछली जातियों को कुछ स्पेशल राइट्स दिए गए थे। फिर अगर हम इतिहास में और आगे बढ़ें तो सन 1942 में हम देखते हैं कि ब्रिटिश गवर्नमेंट ने एक वाइसरॉय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल का गठन किया था और उसके तहत भी उन्होंने पिछड़ी जनजातियों और पिछड़ी जातियों को 8.2% का रिजर्वेशन सिविल सर्विसेज में दिया था और इस काउंसिल के मेंबर भीमराव अंबेडकर जी भी थे। और फिर हम देखते हैं कि 1950 में जब भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ तो वहां पे भी SC और ST कम्युनिटी को रिजर्वेशन सबसे पहले दिया गया। ओरिजिनली दोस्तों प्लान तो ये था कि इस रिजर्वेशन को हम केवल 10 सालों के लिए ही लागू करेंगे, लेकिन अभी तक इस रिजर्वेशन को हर बार एक्सटेंड किया जाता रहा है, क्योंकि अभी भी लोगों का ये मानना है कि जिस उद्देश्य से रिजर्वेशन का सिस्टम भारत में लागू किया गया था उस उद्देश्य की पूर्ति आज तक नहीं हुई है, और वो उद्देश्य था सामाजिक एकता। जबकि इसके उल्टा हम देखते हैं कि रिजर्वेशन कहीं ना कहीं देश में बढ़ाया ही गया है। सन 1991 में मंडल कमीशन के तहत OBCs को भी रिजर्वेशन दिया गया और फिर हम देखते हैं कि 2019 में EWS रिजर्वेशन को भी लागू किया गया है। तो एक तरफ जहाँ पे देश की हालात सुधरने चाहिए थे और ये जो अफर्मेटिव एक्शन है ये कम होना चाहिए था, वही हम देखते हैं कि इसको पॉलिटिकली यूज भी किया जा रहा है और इसको बढ़ाया जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं पर्सनली मेरे लिए काफी दुखद है। और अभी अगर जो रिजर्वेशन का जो भी सिस्टम इंडिया में चल रहा है उसको लेके हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने अपनी एक रूलिंग दी है जिसने शायद देश में रिजर्वेशन का जो फ्यूचर होने वाला है वो भी चेंज कर दिया है, अगर सरकार इसको माने तो। और समाज का एक गुट है जो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग से काफी उथल पुथल सा हो गया है। तो क्या है सुप्रीम कोर्ट की वो रूलिंग्स, आइए जानते हैं। साथियों, सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक पीठ ने SC और ST रिजर्वेशंस को लेकर 2 निर्णय सुनाए। इनका जो सबसे पहला निर्णय था वो ये था कि SC ST रिजर्वेशंस में क्रीमी लेयर को लागू करना चाहिए। अब ये क्रीमी लेयर क्या है, तो उसमें सुप्रीम कोर्ट ने बताया कि SC ST रिजर्वेशन जिसको भी मिले उनकी एलिजिबिलिटी के लिए एक इनकम सीलिंग होनी चाहिए कि इतनी इनकम जिस भी SC ST कैटेगरी वालों को हो रही है उसके ऊपर अगर है किसी की तो उसको रिजर्वेशन ना दिया जाए। पर जो रिजर्वेशन के समर्थक हैं और जो सुप्रीम कोर्ट की इस रूलिंग का विरोध कर रहे हैं उनका ये कहना है कि जब रिजर्वेशन लागू हुआ था तो वो आर्थिक बेसिस पे नहीं हुआ था, वो इस अनटचेबिलिटी और जो सामाजिक भेदभाव है उसके बेसिस पे हुआ था। तो जब तक समाज में भेदभाव है और छुआछूत प्रैक्टिस हो रही है तब तक आप इस इनकम सीलिंग के थ्रू SC ST रिजर्वेशन में एक क्रीमी लेयर नहीं ला सकते हैं। तो यहाँ पे मेरे 2 ओपिनियंस हैं, मैं इनकी बात से कहीं ना कहीं एग्री भी करता हूँ और जो भी ये लोग हैं उनके लिए मेरा एक प्रश्न भी है। एग्री मैं इसलिए कर रहा हूँ कि उनकी बात बिल्कुल सही है कि ये जो रिजर्वेशन का सिस्टम भारत में लाया गया है वो सामाजिक भेदभाव के कारण लाया गया है, ना कि आर्थिक रूप से। तो अगर हम लोग क्रीमी लेयर की बात करते हैं तो हमें सिर्फ आर्थिक नहीं देखना चाहिए, हमें सोशल इंक्लूसिविटी को भी इस क्रीमी लेयर के बिल में या फिर जो भी संशोधन अगर हम करना चाह रहे हैं तो उसमें आर्थिक के साथ साथ हमें सामाजिक इंक्लूसिवनेस भी देखना पड़ेगा, तभी हम लोग प्रॉपरली क्रीमी लेयर को डिसाइड कर पाएंगे कि आखिर क्रीमी लेयर कौन है। और जो भी ये लोग हैं जो ये बात कर रहे हैं उनसे मेरा एक प्रश्न है, हमारे देश के आज़ादी के 75 साल हो गए हैं, लेकिन फिर भी अगर इतने दशकों से रिजर्वेशन का लाभ लेने के बाद भी और एक प्रॉपर अच्छी इनकम होने के बाद भी अगर आप समाज में इंक्लूड नहीं हो पा रहे हैं तो रिजर्वेशन जिस पर्पस के लिए बनाया गया था क्या सच में रिजर्वेशन उस पर्पस को फुलफिल कर रहा है? अगर नहीं कर रहा है तो क्या हमें रिजर्वेशंस में कुछ चीज़ें चेंज करने की ज़रूरत है जिससे ये स्थिति और बेहतर हो?
तो इस पे मुझे लगता है कि सरकार को भी थोड़ा और ध्यान देना चाहिए कि अगर अभी भी लोग कह रहे हैं कि इनकम ज़्यादा होने के बाद भी उनको सामाजिक तौर पे भेदभाव फेस करना पड़ रहा है, तो इसका रीज़न क्या है। मुझे ये भी लगता है कि रैपिड अर्बनाइजेशन से और जब इंडिया की पर कैपिटा इनकम और बढ़ने लगेगी, ये 2 रीजंस हो सकते हैं जिसकी वजह से फ्यूचर में ये जो भेदभाव है ये और कम हो सकता है। क्योंकि जब पर कैपिटा इनकम बढ़ेगी, जब अर्बनाइजेशन बढ़ेगा, तो लोग आपस में ही इतने परेशान रहेंगे कि जो जाति है वो शायद उनकी सबसे लास्ट प्रायोरिटी रहेगी या प्रायोरिटी लिस्ट में भी ना रहे। अब इसके बाद आता है सुप्रीम कोर्ट की दूसरी रूलिंग, कोटा विद इन कोटा का। अब ये क्या है? एक्चुअली जब हम लोग अपने संविधान में देखते हैं तो जो SC और ST ग्रुप है वो एक होमोजेनस ग्रुप के तौर पे देखी जाती है, मतलब कि सबको एक तौर पे देखा जाता है। पर सुप्रीम कोर्ट ने जो ये रूलिंग दी है उसमें उन्होंने कहा है कि SC और ST कोई एक ग्रुप नहीं है, कोई एक चीज नहीं है। आजादी के पहले SC और ST जैसे कुछ नहीं था, सिर्फ जातियां थी, और कॉन्स्टिट्यूशन आने के बाद इन जातियों को SC और ST कैटेगरीज में लाया गया है। लेकिन SC ST कैटेगरीज में जो भी जातियां हैं उनमें आपस में भी बहुत ज्यादा कास्टिज्म प्रैक्टिस हो रहा है, और उनमें भी जो सबसे ज़्यादा जिनको ज़रूरत है, जिनको सच में रिजर्वेशन की ज़रूरत है, उनको उस हिसाब का रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है। साथियों, अगर हम अपने संविधान की करंट जो व्यवस्था है वो देखें तो आर्टिकल 341(1) में प्रेसिडेंट को ये पावर दी गई है कि वो किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को SC या ST की लिस्ट में डाल सकती हैं। 341(2) में पार्लियामेंट को भी ये पावर दी गई है, वो किसी भी कास्ट, रेस या ट्राइब को SC और ST कैटेगरी में इंक्लूड या एक्सक्लूड कर सकती हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने अपनी रूलिंग में ये कहा है कि सिर्फ प्रेसिडेंशियल लिस्ट में इंक्लूड हो जाने से सभी की स्थिति सेम नहीं हो सकती, और चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने इसको लीगल फिक्शन का नाम दिया है। साथियों, क्या ये सच है कि जो SC और ST में जो भी जातियां जिनको इंक्लूड किया गया है, क्या उनमें भी कास्टिज्म प्रैक्टिस होता है? क्या उनमें भी कुछ ऐसी जातियां हैं जिनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है? तो साथियों, ये बिल्कुल सच बात है। अब द हिंदू के 23 जनवरी 2024 के इस आर्टिकल को देखिए, जिसमें तेलंगाना की एक मडिगा कम्युनिटी है जो वहां की SC कम्युनिटी में आती है। उनका ये कहना है कि वो तेलंगाना की SC कम्युनिटी के पॉपुलेशन के 50% हिस्सेदार हैं, लेकिन फिर भी उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन नहीं मिल पा रहा है, क्योंकि वहाँ पे गवर्नमेंट सर्विसेज में जो भी रिजर्वेशन के जो बेनिफिट्स हैं वो वहाँ की माला कम्युनिटी ले जा रही है, जो थोड़ी डोमिनेंट है, और कंपैरेटिवली देखा जाए तो उनकी स्थिति काफ़ी बेहतर है मडिगा कम्युनिटी के कंपैरिजन में। फिर भी जो उनका हक है, जो उनको बेनिफिट्स मिलने चाहिए रिजर्वेशन से, वो नहीं मिल पा रहे हैं। इसी तरह हम देख सकते हैं कि हर एक स्टेट में आपको SC कम्युनिटी के विद इन ऐसी जातियां मिल जाएंगी जो डोमिनेंट है, जिनको रिजर्वेशन का ज़्यादा फायदा मिल रहा है, और कुछ ऐसी जातियां हैं जो सच में ज़्यादा पिछड़ी हैं और उनको सच में रिजर्वेशन की ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन फिर भी उनको रिजर्वेशन नहीं मिल पा रहा है। तो ऐसे में हमें CJI चंद्रचूड़ की ये बात बिल्कुल सही लगती है कि सिर्फ एक लिस्ट में आ जाने से आपकी स्थिति सारी जातियों की स्थिति के बराबर नहीं हो सकती है, और इसको लीगल फिक्शन का नाम देना बिल्कुल सही है। अगर मेरे ओपिनियन की बात करें, CJI का जो क्रीमी लेयर का जो जजमेंट था उसको लेके मेरी क्या आपत्ति है ये मैंने बता दी, और जो कोटा विद इन कोटा की जो इनकी रूलिंग है, इनको लेके मेरा ये मानना है कि ये बिल्कुल सही है, और ये जो करंट स्थिति है, जो सच्चाई है समाज की, उसको उजागर करता है। तो उन्होंने SC और ST कम्युनिटी को एक हेटेरोजेनस ग्रुप माना है, और कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 15 और आर्टिकल 16 के तहत स्टेट्स को ये पावर दी है कि वो अपने स्टेट्स में जो सबसे पिछड़ी जातियां हैं उनको वो पॉइंट आउट कर सकती हैं, और उनको कोटा के अंडर भी एक कोटा देके उनको प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन दे सकती हैं। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट की बात करें तो उन्होंने भी क्रीमी लेयर के इस प्रावधान को नकार दिया है फिलहाल के लिए, लेकिन कोटा विद इन कोटा के लिए अभी उनका कोई भी बयान नहीं आया है। लेकिन मैं पर्सनली ये चाहता हूँ कि ये बिल्कुल सही है, और इसको बिल्कुल सेंट्रल गवर्नमेंट को कंसिडर करना चाहिए और लागू करना चाहिए। तो साथियों, मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जो हमारे जाति का इतिहास है, जो वर्ण व्यवस्था थी, उसके विषय में पता चला होगा, और जो उससे जनित समस्याएं रही हैं उसके विषय में भी आपको बहुत कुछ समझ में आया होगा। हम चाहे कितना भी सरकार को दोष दे दें, या हम कितना भी पास्ट में जाकर बहुत ढेर सारी कुरीतियों को उजागर करें, लेकिन अंत में हमें और आपको ही मिलकर जाति व्यवस्था से लड़ना पड़ेगा। ये हमारी और आपकी लड़ाई है। सरकारें तो इस पर अपनी रोटियां सेकती रहेंगी, जो पास्ट में हुआ उसको बता कर बहुत सी चीजें आगे भी मैनिपुलेट की जाएंगी, लेकिन ये मेरा और आपका उत्तरदायित्व है कि हम किसी को भी जाति के आधार पर डिस्क्रिमिनेट ना करें, और जाति के विषय में बिना सोचते हुए व्यक्ति को उसकी प्रतिभा और उसकी स्किल्स पर ही जज किया जाए। और जैसे कि अभी हमारे पॉलिटिकल एक्सपर्ट सजल जी बता रहे थे कि रिजर्वेशन का जो मूल उद्देश्य है वो इतने सालों के बाद भी पूरा नहीं हो पा रहा है। हम भले आर्थिक रूप से जो हमारी पिछड़ी जनजातियां हैं उनको आगे ला रहे हैं, लेकिन जो उनको समाज में रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए, जो भेदभाव का सामना उन्हें नहीं करना चाहिए, वो आज भी हो रहा है। तो हमें और क्या क्या चेंजेस करने चाहिए? क्या हमें इंटरकास्ट मैरिजेस को लाना चाहिए? क्या सरकार को और भी कदम उठाने चाहिए रिजर्वेशन के साथ साथ, या रिजर्वेशन को इस तरह से मॉडिफाई करना चाहिए कि न केवल आर्थिक उन्नति हो बल्कि सामाजिक उन्नति
शांति भी हो और सभी एक सौहार्द भाव से रहें, जैसा कि हमारे सनातन धर्म का मूल विचार है, मूल मंत्र है। हमारे उपनिषदों से जो समभाव की घोषणा होती है उसको हम समाज में होता देख पाए। इसके लिए हमें सनातन धर्म के अपने मूल विचारों को आत्मसात करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, क्योंकि हम तो आत्मा की बात करते हैं। हम तो इस शरीर और जगत को मिथ्या भाव से देखने वाले लोग हैं। हम कैसे यहाँ पर इन भावों में पढ़कर एक दूसरे से भेदभाव कर रहे हैं। मेरी आप सभी से प्रार्थना है कि आप सभी भी चाहे जहां से भारतीय दर्शनों और उपनिषदों का अवश्य अध्ययन करें, जिससे आपकी ये आध्यात्मिक चेतना में विकास होगा और सामाजिक चेतना में भी उसी अनुसार विकास हो जाएगा। साथियों, इसी के साथ इस विषय को यहीं पर समाप्त करेंगे। मैं आपसे प्रार्थना करूंगा कि अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक बटन पर जरूर क्लिक करें, अपने दोस्तों और परिवारजनों में इस वीडियो को जरूर साझा करें, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। हम लोग प्रत्येक सप्ताह इसी तरह धार्मिक, दार्शनिक और ढेर सारे भारतीय इतिहास से जुड़े हुए विषयों पर वीडियोस लाते हैं। साथियों, इसी के साथ इस वीडियो को यहीं पर दूंगा विराम। अब मैं मिलूंगा एक नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम।